हाय फ्रेंड्स, शाही पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बीपीएससी 17th यानी 70वें या बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हमने प्रैक्टिस सेट लाया है और यह छठा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम लोगों ने 5 प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस कर लिया है और मैं यहाँ बता दूँ कि जितने भी प्रैक्टिस सेट को हम लोग प्रैक्टिस किए हैं सभी के सभी प्रैक्टिस सेट निश्चित ही आपको पसंद आए होंगे, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न मैं रखता हूँ वो कुछ स्पेशल है, कुछ इम्पोर्टेंट है। बहुत ही मेहनत, बहुत ही प्रयास करके प्रश्न को एकत्रित करता हूँ, इकट्ठा करता हूँ, इसलिए आप लोगों को पसंद आ रहा है। आप लोगों ने खूब देखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये सेट भी 6 नंबर भी आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए देर ना करते हुए यहाँ पर शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला, जो कि 31 से 70 तक हम लोग चलेंगे। कुल मिलाकर के 40 प्रश्नों का सेट यहाँ पर तैयार किए गए हैं। तो पहला 31 नंबर है। प्रश्न क्या है कि ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध और दंडनीय बन गई। तो ब्रिटिश भारत का उस समय का गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जब सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के सहयोग से वर्ष 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में किया गया था। यहाँ पर प्रश्न बन सकता है कि कब किया गया, तो 1829 में, और किसके सहयोग से किया गया, किसने इस पर विशेष प्रयास किया था। तो राजा राम मोहन राय ने इसमें विशेष प्रयास किया था और उनके प्रयास से लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने इस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया और इसको अवैध कर दिया, दंडनीय बन गया। यदि लॉर्ड विलियम बेंटिंक की बात करें तो उनके समय में मैकाले की अनुशंसा पर, यह ध्यान रखिएगा, मैकाले की अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में भी क्या हुआ कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी को बनाया गया। तो पूछा जाता है प्रश्न कि किसकी अनुशंसा पर शिक्षा का माध्यम को अंग्रेजी बना दिया गया। तो लॉर्ड मैकाले की अनुशंसा पर, और किसके समय में बनाया गया, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में बनवाया गया। कोलकाता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना जो है 1835 ईस्वी में हुई थी। यह भी लॉर्ड विलियम बेंटिंक के समय में ही किया गया था। यदि यहाँ पर लॉर्ड बेलेजली की बात करें तो बेलेजली के समय में सबसे इम्पोर्टेंट घटना जो थी वो थी सहायक संधि, यानी कि सहायक संधि का जन्मदाता जो है वह बेलेजली को कहा जाता है। सहायक संधि का जन्मदाता किसको बोलते हैं, बेलेजली को कहा जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1799 ईस्वी में हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना वो भी हुआ था बेलेजली के समय में ही। ठीक है, सहायक संधि के जन्मदाता किसको बोलेंगे, बेलेजली को बोलेंगे। बेलेजली के समय में जो सहायक संधि किया था, पहला हैदराबाद, दूसरा मैसूर और तीसरा तंजौर। HMT घड़ी भी हुआ करता था, HMT ट्रैक्टर भी है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स इसका फुल फॉर्म होता है। तो HMT याद रखेंगे आप लोग। हैदराबाद, मैसूर और तंजौर सहायक संधि पर दस्तखत करने वाले, हस्ताक्षर करने वाले ये 3 राज्य जो है क्रम से है HMT, हैदराबाद, मैसूर और तंजौर। यदि कर्नवालिस के बारे में आप लोग बात करें, कर्नवालिस के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत जो है कर्नवालिस ने किया था। भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी कर्नवालिस को कहा जाता है। भारतीय नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है, तो कर्नवालिस को ही कहा जाता है। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त की शुरुआत भी किसने की, तो लॉर्ड कर्नवालिस ने किया था। कर्नवालिस कोड जो शक्तियों की पृथक्करण पर आधारित है वह 1793 ईस्वी में, कब, 1793 ईस्वी में लाया गया था। तो यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है कि कर्नवालिस कोड का संबंध किस बात से है, तो कर्नवालिस कोड का संबंध जो है शक्तियों के पृथक्करण से है। तो इतनी बातें ध्यान रखेंगे। क्योंकि आपने कमेंट किया था कि व्याख्या कुछ विस्तार से होना चाहिए, इसलिए कुछ चर्चा मैं थोड़ी बहुत करते जाऊंगा। हालांकि पहले प्रश्न पर मैंने लंबा चर्चा किया है, हो सकता है कि और भी किसी प्रश्न पर मिले, लेकिन इतना ज़्यादा व्याख्या मैं नहीं करूंगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता थे। तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे, इस बात को जानना है। तो बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता जो थे वो सीलभद्र याजी थे, यानी विकल्प बी यहाँ पर सही है। बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता सीलभद्र याजी थे। बिहार में फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता मथुरा रामलिंगम
ठीक है, और सीलभद्र यादी थे। यहाँ पर मथुरा रामलिंगम तो ऑप्शन में है नहीं, तो सीलभद्र याजी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में पश्चिम बंगाल में किया था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कहाँ पर किया था? पश्चिम बंगाल में किया था। उसके बाद आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 33 पर। वह मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था। दारुल इस्लाम का हिस्सा, कौन सा मुस्लिम शासक था जिसका साम्राज्य जो है दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता था? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे कि दारुल इस्लाम का अर्थ, दारुल इस्लाम का मतलब होता क्या है। दारुल इस्लाम का अर्थ होता है इस्लाम का घर, यानी इस्लाम का निवास। ठीक है, इस्लाम का घर और इस्लाम का निवास, ये होता है दारुल इस्लाम का मतलब। कहा जाता है कि किसका साम्राज्य, किस मुस्लिम शासक का साम्राज्य? तो इल्तुतमिश का जो है साम्राज्य दारुल इस्लाम का हिस्सा माना जाता है। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है। यदि आपसे कभी प्रश्न पूछेगा कि गुलामों का गुलाम किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश ने तुर्काने चिहलगानी यानी चालीसा दल का गठन किया था। 40 तुर्क सरदारों का एक संगठन था जिसको चालीसा दल भी कहते हैं या तुर्काने चिहलगानी भी कहते हैं। इसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा का भी प्रचलन किया था। यदि कभी प्रश्न पूछते कि इक्तादारी प्रथा का प्रचलन किसने किया था, तो इसका भी जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश ने। उसके बाद यदि बलबन की बात करें तो बलबन के बारे में भी एक दो बात सुन लीजिए। लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने अपनाया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है, लौह एवं रक्त की नीति किसने अपनाया था? तो बलबन ने। यदि आप ट्रिकी जीएस पढ़ेंगे तो बलबन के बारे में, सभी शासक के बारे में आपको हिस्ट्री तो बहुत मजा आएगा ट्रिकी जीएस से पढ़ने में। नवरोज मनाए सिजदा पावोस बलबन ने, ये ट्रिक है, नवरोज मनाए सिजदा पावोस बलबन ने। इसका मतलब क्या हुआ? नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। सिजदा और पावोस प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। लौह एवं रक्त नीति को जो है कि बलबन ने अपनाया था। नवरोज प्रथा की शुरुआत बलबन ने किया था। राजत्व संबंधी सिद्धांत, ये सभी सिद्धांत जो है बलबन के। याद रखिएगा, बलबन ने राजत्व संबंधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। लौह एवं रक्त की नीति को अपनाया था। नवरोज प्रथा की शुरुआत की थी और सिजदा और पावोस प्रथा की भी शुरुआत बलबन ने ही किया था। तो नवरोज मनाए सिजदा पावोस बलबन ने, यह ट्रिक याद रखेंगे। और मैं यहाँ पर बता दूँ कि एक पुस्तक है ट्रिकी जीएस के नाम से, मार्केट में सभी बुक स्टॉल पर यह उपलब्ध है। बहुत लोगों ने पसंद किया है पुस्तक को, आप भी इसे जरूर परचेज कीजिए। बहुत कम कीमत की पुस्तक है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है ऑनलाइन परचेजिंग के लिए। वैसे यह पुस्तक अमेजन और फ्लिपकार्ट पर भी उपलब्ध है, लेकिन वहाँ कॉस्ट कुछ ज़्यादा आपको लग सकता है, इसलिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप ऑनलाइन परचेज कीजिए और एक जेन्युइन कीमत पर पुस्तक आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न संख्या 34। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित है? तो सुलह-ए-कुल की जो अवधारणा है ये उपयुक्त में से एक से अधिक पर आधारित है। सुलह-ए-कुल की जो नीति थी ना, एक प्रकार से सबों को साथ में लेकर के चलने की नीति थी, यानी कि इसमें राजनीतिक उदारता भी थी, धार्मिक सहनशीलता भी थी, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण भी था। सभी बातें इसमें शामिल थे सुलह-ए-कुल में। सुलह-ए-कुल का अर्थ सभी धर्मों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अर्थात सार्वभौमिक शांति प्रदान करना था, इसलिए इसमें सभी बातें शामिल थी। तो ध्यान से इसको समझ लीजिए कि सुलह-ए-कुल की जो अवधारणा थी इसको अकबर ने अपनाया था। यह प्रश्न से भी प्रश्न आप लोगों से पूछा जा सकता है इस प्रकार से कि सुलह-ए-कुल की अवधारणा को किसने अपनाया था? तो आपका जवाब हो जाएगा अकबर ने। सुलह-ए-कुल की अवधारणा निम्न में से किस बात पर, किस सिद्धांत पर आधारित है? यह राजनीतिक उदारता पर भी आधारित है, धार्मिक सहनशीलता पर भी आधारित है, उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर भी आधारित है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी आधारित है, सार्वभौमिक शांति पर भी आधारित है। इन सभी बातों पर आधारित है सुलह-ए-कुल की नीति। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 35 पर। अशोक के किस शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है? तो क्या पूछा?
अशोक के जानते हैं कि आप लोगों ने 14 शिलालेख है और 14 में से आपसे पूछा गया कि किस शिलालेख में अशोक ने मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा विकल्प नंबर सी, 14वें शिलालेख में। 14 में से 14वें शिलालेख में क्या, मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया है। तो यहाँ पर विकल्प ए पर भी मैं बात कर लेता हूँ। दूसरे में क्या है, तो दूसरे शिलालेख में है, दूसरे और 13वें दोनों, याद रखिएगा, दूसरे और 13वें दोनों शिलालेख में क्या है कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जहाँ जहाँ भी दूत भेजे गए थे उनके बारे में चर्चा मिलती है। दूसरे शिलालेख में और 13वें शिलालेख में क्या मिलता है, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जहाँ जहाँ भी दूत को भेजा गया था उसकी चर्चा दूसरे और 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद चौथे शिलालेख में क्या मिलता है, विकल्प बी में आपके यहाँ पर चौथा है। तो चौथे शिलालेख में जो मिलता है वो भेरी घोष की जगह धम्म घोष की चर्चा का वर्णन मिलता है। चौथे शिलालेख में क्या कहा, जो पहले भेरी घोष की चर्चा थी उसके स्थान पर धम्म घोष की चर्चा कहाँ पर मिलता है, चौथे शिलालेख में मिलता है। उसके बाद आइए चलते हैं 36वां प्रश्न पर। भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की जो घोषणा है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अथवा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग, तो यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है यह भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, यहीं पर चर्चा होती है कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। यहाँ पर यदि मैं कुछ व्याख्या की बात करूँ तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अथवा नीति निर्देशक सिद्धांत, इसी को अंग्रेजी में DPSP बोलते हैं। अनुच्छेद 38 और 39 में यदि आप ध्यान देंगे तो भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित बातें वहाँ पर कही गई है। और यही बात यहाँ आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व भाग 4 या घोषणा करता है, खास करके अनुच्छेद 38 और 39। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यहाँ पर बी विकल्प में आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार की बात है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से, किस संविधान से ग्रहण किया गया है, तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। वही मूल कर्तव्य की बात करें तो मूल कर्तव्य जो है हमारे संविधान में सोवियत संघ जो वर्तमान में रूस है वहाँ के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की चर्चा राष्ट्रपति को दे। यह संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि संसद के कार्यवाही की चर्चा राष्ट्रपति को दे। तो इस बात की चर्चा आपको अनुच्छेद 78 में मिलता है। अनुच्छेद 78 में मिलता है इस बात की चर्चा। आइए इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। 38 का क्या कहना है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मंत्रिपरिषद को आकार को लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है कि लोकसभा का कुल सदस्य की संख्या जितनी होगी उसका 15% जो है कि मंत्रिपरिषद होगा। मंत्रिपरिषद मंत्रियों के समूह को बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि जितने जीत कर जाते हैं उनमें से सभी मंत्री नहीं बन जाएंगे, उसमें से कुछ को अलग अलग, जैसे प्रधानमंत्री है और विदेश मंत्री है, गृह मंत्री है, सड़क और परिवहन मंत्री है, कई प्रकार के मंत्री होते हैं। तो सभी मिलाकर के सिर्फ कुल सदस्यों का 15% ही होगा। ऐसा कब किया गया, तो ऐसा किया गया 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के अंतर्गत। 91वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में यह प्रावधान किया गया कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या जो है लोकसभा की कुल संख्या का सिर्फ और सिर्फ 15% होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। ये कब कहा गया, 93वां संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। 93वें संविधान संशोधन अधिनियम, सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ टिक लगाने में 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत कहा गया है। अब ए नंबर पर भी थोड़ी चर्चा मैं कर लूँ। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम क्या कह रहा है, तो 95वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, 2009 में।
इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण की अवधि और लोकसभा में एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को बढ़ा दिया गया था। सीटों के आरक्षण की अवधि भी बढ़ा दी गई थी और एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व को भी बढ़ा दिया गया था। कब? 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में। 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ? तो 13वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 में शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों के दाखिले के लिए जो है सीटों का आरक्षण की व्यवस्था का जो है प्रावधान किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 15 की धारा 4 के प्रावधान के तहत। तो ये सब बात को भी ध्यान में रखना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। 39 क्या कहता है कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है। राजनीतिक स्वतंत्रता किसी राष्ट्र की प्राण वायु है। उपयुक्त कथन किसके द्वारा दिया गया है? तो राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र का प्राण वायु है। यह जो कथन है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? अरविंद घोष के द्वारा दिया गया है। हमारे देश के प्रसिद्ध विचारक और कवि रह चुके हैं अरविंद घोष। उन्हीं के द्वारा यह कहा गया कि राजनीतिक स्वतंत्रता किसी भी राष्ट्र की प्राण वायु है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 पर। 40 का कहना है कि भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम के द्वारा प्रदान किया गया था? तो आप जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम सुने होंगे, यह भारत शासन अधिनियम 1919 को कहा जाता है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 कहिए या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहिए, ये दोनों एक ही हैं, ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार प्राप्त हुआ था। दुनिया भर में महिलाओं को मत देने का अधिकार पहली बार जो है स्वीडन देश ने प्रदान किया था। सबसे पहले महिलाओं को मत देने का जो हक है या ये कह सकते हैं अधिकार है, वह सबसे पहले किस देश ने दिया था? स्वीडन ने। आइए चलते हैं। ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि पर वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दर तय की है? ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और आपको मालूम हो कि इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें 3-4, कभी कभी कम भी हो सकता है, आंकड़े पर आधारित प्रश्न होते हैं, आंकड़ेगत होते हैं, जो करंट से रिलेटेड होता है। तो इसको करंट भी बोल सकते हैं और इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हैं। इकोनॉमिक्स के जो भी प्रश्न पूछे जाएं उसमें आधे से अधिक प्रश्न जो है वह आंकड़े बेस्ड होते हैं और करंट अफेयर से रिलेटेड होता है। यहाँ पर 40 नंबर प्रश्न है, ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड पर वित्त वर्ष 22-23 के लिए कितना प्रतिशत ब्याज दर तय किया था? तो इसका सही जवाब हो जाता है 8.15%। 8.15% यदि ईपीएफओ की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1952 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। तो ये ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना, ईपीएफओ की स्थापना जो है मार्च 1952 में किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। नेक्स्ट है, यह भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड है और इकोनॉमिक्स के प्रश्न है। आरबीआई का गोल्ड रिजर्व बढ़कर मार्च 2024 तक कितना हो गया है? तो आरबीआई का गोल्ड रिजर्व यानी स्वर्ण जो भंडार है वह बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो 822 मीट्रिक टन हो गया है। कितना हो गया है? 822 मीट्रिक टन। ये जान लीजिए कि पूरे दुनिया भर में शीर्ष क्रम में 9वें स्थान पर गोल्ड भंडार के रूप में भारत का है। तो अभी काफ़ी पीछे है, लेकिन पीछे रहने के बावजूद भी पहले की तुलना में काफ़ी तरक्की किया है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। आतंकवाद विरोधी दिवस किस पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि और यह किस तिथि को मनाया जाता है? तो किस भारतीय प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है और किस तिथि को मनाया जाता है? तो पुण्यतिथि जिस दिन होगा उसी तिथि को मनाएंगे। ये इसमें बाद का जो जोड़ा गया है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। आइए तो जानते हैं। सबसे पहले जानिए कि आतंकवाद विरोधी दिवस जो है यह राजीव गांधी हत्याकांड से रिलेटेड है। 21 मई को हम लोग मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस। ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि आप लोगों को मालूम हो कि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की एक चुनाव प्रचार के दौरान जो है लिट्टे नामक संस्था के कुछ सदस्यों ने
सुसाइड बॉम्बिंग के जरिए हत्या कर दी थी, और उन्हीं के याद में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाते हैं 21 मई को। तो राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम लोग मनाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। किस देश ने प्रशांत द्वीप देशों के लिए 12 सूत्रीय विकास योजना की घोषणा की है? तो ये किस देश ने किया है प्रशांत द्वीप देशों के लिए? तो ये भारत ने इसकी घोषणा की है। यह पूर्ण रूप से करंट पर आधारित प्रश्न है। ये भी इकोनॉमिक्स से है, चूंकि जिस प्रकार की 12 सूत्रीय विकास योजना की बात हो, तो योजना का बात हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में करते हैं। तो प्रशांत द्वीप देशों के लिए 12 सूत्रीय विकास योजना की बात जो है भारत ने कर रखा है। आइए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या कहता है कि किस संस्था ने आयुष जड़ी बूटी और उत्पादों से संबंधित 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित किया है? इससे पहले 30 मानकों पर काम चल रहा था, लेकिन हाल फिलहाल में 31 भारतीय मानकों को अधिसूचित कर दिया है। तो ये कौन सा होगा? BIS। अब BIS क्या होता है इस पर बात करूं तो BIS जो है भारतीय मानक ब्यूरो बोलते हैं। BIS को क्या बोलते हैं? भारतीय मानक ब्यूरो। BIS का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी है, इसको भी समझ लीजिए। BIS शॉर्ट फॉर्म से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसकी स्थापना 1930 में हुई थी। इसका फुल फॉर्म होता है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट, ठीक है। लेकिन भारत में इसका जो मीनिंग है यह द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है। द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। तो भारतीय मानकों, यहाँ से आप देखेंगे तो 31 भारतीय मानकों, तो भारत मानक ब्यूरो यानी BIS का फुल फॉर्म हो गया ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसकी स्थापना 6 जनवरी 1947 को किया गया था। इसका जो पहले नाम था BIS का भारत में ISI था। ISI का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। भारतीय मानक संस्थान इसका नाम बदल करके बाद में भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कर दिया गया। भारतीय मानकों को विकसित करना, पहचानना तथा उसको बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय मानक ब्यूरो का नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? पीयूष गोयल, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 हमारा क्या कहता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर, ध्यान से रखिएगा, फॉस्फोरस कोटेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंब को पर्दे पर जनित करना क्या कहलाता है? तो ये रडार स्कैन कहलाता है। क्या कहलाएगा? रडार स्कैन। रडार RADAR जिसका फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ये याद रखिएगा। फुल फॉर्म भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि रडार का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार स्कैन वर्गाकार तरंगें उत्सर्जित करता है, और रडार का फुल फॉर्म हमने बता दिया है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और रडार के जो आविष्कारक है वो वाटसन वाट और विल्किंस है। वाटसन वाट और विल्किंस याद रखेंगे। रडार के आविष्कारक कौन है? वाटसन वाट और विल्किंस। और इसके आविष्कार कब हुआ था? 1935 में। रडार मूलतः 3 प्रकार के होते हैं: डॉपलर रडार, नेविगेशनल रडार और स्पंदित रडार। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक पुंज को फॉस्फोरस कोडेड पर्दे पर फोकस कर प्रतिबिंबों को पर्दे पर जनित करना रडार स्कैन कहलाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पर। निम्नलिखित में से किसका मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील है? इसका मतलब हुआ कि स्टेनलेस मिश्र धातु जो है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु जो है वह किन किन धातुओं के मिलने से बना है, ये आपको बताना है। तो कई बार आपको लोहा और निकेल जो है यह कंफ्यूज कर सकता है। लोहा और निकेल आपको कंफ्यूज कर सकता है। लोहा क्रोमियम भी आपको कंफ्यूज कर सकता है।
तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आइए इसके हम विस्तार से व्याख्या करते हैं, चर्चा करते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें कोई उत्तर है नहीं। अब कन्फ्यूजन की बात करूँ तो लोहा और निकेल स्टेनलेस स्टील में होता है और लोहा और क्रोमियम भी होता है। यानी मूल रूप से बात करूँ स्टेनलेस स्टील की तो लोहा, निकेल और क्रोमियम के मिलने से स्टेनलेस स्टील बनता है। और न सिर्फ लोहा, निकेल और क्रोमियम बल्कि इसके अलावा छोटे अनुपात में कुछ अन्य तत्व भी मौजूद होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लोहा, निकेल और क्रोमियम तीनों के मिलने से स्टेनलेस स्टील बनता है। अब यहाँ पर बात आएगी कि सर लोहा और निकेल भी बहुत बार सुनने को मिला है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि लोहा और निकेल से जो बनता है वो परमालॉय कहलाता है। इसमें उच्च चुंबकीय पारगम्यता होती है और इसकी उच्च चुंबकीय पारगम्यता तथा चुंबकित और विचुंबकित यानी कि चुंबक होने और छोड़ने की घटना जो है इसमें पाई जाती है। इसी कारण से उसका उपयोग जो है टेलीफोन में भी किया जाता है। तो इसको परमालॉय बोला जाता है, लोहा और निकेल के मिश्र धातु को। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पर। 48 हमारा क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का उपयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है। तो रात्रि दृष्टि उपकरण के लिए जो प्रयोग किया जाता है वह अवरक्त तरंग का प्रयोग किया जाता है। अवरक्त तरंग होता क्या है, तो अवरक्त किरणें कहें या इंफ्रारेड रेज कहें। ठीक है, अवरक्त किरणें कहें, अवरक्त तरंग कहें या इंफ्रारेड वेव कहिए, एक ही बात है। तो इंफ्रारेड वेव अथवा अवरक्त तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसका तरंग दैर्घ्य प्रत्यक्ष प्रकाश से बड़ा एवं सूक्ष्म तरंग से छोटा होता है। अवरक्त किरण की खोज जो है वह एक खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने किया था। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि अवरक्त तरंग की खोज किसने किया, विलियम हर्शेल ने। कब किया, तो 1800 ईस्वी में किया था। अवरक्त किरणों की खोज किसने किया, विलियम हर्शेल ने। कब किया, 1800 ईस्वी में किया। सूक्ष्म तरंग क्या होता है, तो सूक्ष्म तरंग जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका उपयोग जो है रडार प्रणाली तथा संचार में किया जाता है। यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि संचार में और रडार प्रणाली में किस प्रकार के तरंग का उपयोग किया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा सूक्ष्म तरंग। उसके बाद यदि बात करें रेडियो तरंग की बात करें तो रेडियो तरंग वे तरंग है, मतलब रेडियो तरंग में सबसे पहले तो जानिए कि विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका उपयोग जो है कि मानव निर्मित उपकरणों में किया जाता है, रेडियो तरंग का उपयोग। आइए उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पर। 49 पर यदि गौर करेंगे तो कहा गया है कि सुमेलित नहीं है ऐसे विकल्प को चुनिए। यहाँ पर देख के पता चलता है कि विटामिन डी का विटामिन डी की कमी से सूखा रोग होता है, विटामिन के की कमी से बंध्यापन होता है, लेकिन थायमिन ये विटामिन का रासायनिक नाम है, तो यहाँ पर विटामिन का नाम नहीं दिया हुआ है, इसका रासायनिक नाम दिया हुआ है। तो थायमिन जो है ना, ये विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमिन और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो सब में सीधे विटामिन का नाम है और इसमें हालांकि ये सुमेलित है। यदि विटामिन B1 के बदले थायमिन लिखा हुआ है तो आप जानिए कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। इसलिए यदि पूछा जाए कि सुमेलित नहीं है तो हम बोलेंगे कि सभी सुमेलित है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका उत्तर हो जाएगा। क्योंकि थायमिन जो है ये कहा कि सुमेलित नहीं है, तो थायमिन जो है यह विटामिन B1 का रासायनिक नाम है और इसकी कमी से रोग बेरी ही होता है। तो इधर विटामिन का नाम है, चाहे रासायनिक नाम हो सीधे नाम हो, नाम है और इस तरफ से उससे होने वाले रोग हैं। तो दोनों बात यहाँ पर सही है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग क्या है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि दो प्रकार के सेल डिवीजन होते हैं, कोशिका विभाजन होते हैं। एक होता है समसूत्री मैटोसिस और दूसरा होता है अर्धसूत्री मियोसिस। समसूत्री यानी गुणसूत्र की संख्या समान बनी रहती है, अर्धसूत्री जिसमें गुणसूत्र की संख्या घटकर आधी हो जाती है। समसूत्री कोशिका विभाजन बॉडी सेल में होता है,
शरीर वाले कोशिका में होता है, ठीक है, जबकि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन रिप्रोडक्टिव सेल में होता है, जनन कोशिका में होता है। अब बात आती है कि यहाँ पर ऑप्शन पर चर्चा करें, प्रारोह शीर्ष, पर्णकोशिका, परागकोश। यदि आप ध्यान देंगे तो पुष्प की, पौधों की बात कही गई है, और आप लोग जानते हैं कि पौधों का जो जनन अंग होता है वह पुष्प होता है, फूल होता है, और पुष्प का ही एक हिस्सा है परागकोश, इसको अंग्रेजी में एंथर बोलते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग होता है। चाहे नर जनन अंग हो या मादा जनन अंग हो, अर्धसूत्री विभाजन तो जनन कोशिकाओं में ही होगा, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, परागकोश, एंथर, ठीक है। यह फूल का नर जनन अंग होता है। तो अर्धसूत्री विभाजन अध्ययन सबसे उपयुक्त भाग क्या होगा, तो परागकोश में होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 पर। 51 का कहना है कि दूधगंगा नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है। दूधगंगा नदी जो है वह किस राज्य में बहती है। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। उत्तर में बाद में बताऊंगा, कुछ समझ लीजिए पहले कि दूधगंगा नदी एक्चुअली दो जगह है भारत में। एक तो कृष्णा नदी की सहायक नदी है, जो कृष्णा नदी में दाहिने किनारे से आकर के उसमें मिलती है, और यदि कृष्णा नदी की सहायक नदी की बात हो तो यह महाराष्ट्र में बहती है। यह पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले से निकलती है और कृष्णा नदी में जाकर के मिल जाती है। तो दूधगंगा आपकी कृष्णा नदी की भी सहायक नदी है। और यदि अब आपको महाराष्ट्र में विकल्प है नहीं तो मैं बता दूं कि दूधगंगा जो है यह झेलम नदी की भी सहायक नदी है। और झेलम नदी को आप याद रखें कि सिंधु की 5 सहायक नदियों में झेलम भी एक सहायक नदी है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियों में से झेलम भी सिंधु की सहायक नदी है, और इस झेलम नदी की सहायक नदी कौन सी है, दूधगंगा है, ठीक है, जो बाईं तट से आकर के मिलती है जम्मू कश्मीर में। झेलम नदी कहाँ प्रवाहित होती है, जम्मू कश्मीर में। तो यहाँ पर जो प्रश्न है इसके अनुसार, विकल्प के अनुसार जम्मू कश्मीर विकल्प सही हो जाता, और जम्मू कश्मीर भी नहीं रहता तब उपयुक्त में से कोई नहीं उत्तर ले लेते, और यदि महाराष्ट्र भी ऑप्शन में रहता तब उपयुक्त में से एक से अधिक उत्तर ले लेते। चूंकि जम्मू कश्मीर है इसलिए उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पर। मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो इसका सही जवाब होगा अरबी भाषा से। बहुत ही पुराना प्रश्न है और कॉमन प्रश्न है, तो एक आध प्रश्न बीच बीच में इस प्रकार का भी सेट रखा गया है। चूँकि इस प्रकार के प्रश्न सेट में पूछे जाते रहे हैं, तो कुछ प्रश्न मैंने ऐसा रखने का प्रयास किया है जो साधारण हो पर इम्पॉर्टेंट हो। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 53 पर। भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप जानते हैं कि रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहते हैं, और काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त होता है। काली कपास, ठीक है, काली कपास, तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। काली मिट्टी रेगुर मिट्टी का ही नाम है, ठीक है, और यह भारत में कहाँ पर पाया जाता है, तो मूलतः पश्चिमी भारत में पाया जाता है। पश्चिमी भारत में भी सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, गुजरात में, और कुछ पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी ये पाया जाता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पर। टिहरी जल विद्युत परियोजना निम्न में से किस नदियों के संगम पर है। तो टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है वो किस नदी के संगम पर है, तो टिहरी जल विद्युत परियोजना भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर है। भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को देवप्रयाग भी कहते हैं। भगीरथी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं। यह याद रहे, यह भी एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भगीरथी और अलकनंदा जिस जगह पर मिलती है उस जगह को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग बोलते हैं, और यहीं पर टिहरी जल विद्युत परियोजना है। इस टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है ये उत्तराखंड राज्य के टिहरी जिले में स्थित है, और इस बांध को, टिहरी जल विद्युत परियोजना जो है या टिहरी बांध जो है, यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है, और सबसे ऊंचा होने के नाते इसको सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध भी कहा जाता है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछे कि भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध या गुरुत्वीय
डैम कौन सा है, तो आपका हो जाएगा टिहरी बांध। सबसे ऊंचा भी पूछेगा तो टिहरी बांध, लेकिन सबसे बड़ा पूछ दे तो हीराकुंड बांध जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस नदी पर, महानदी पर। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 55 पर। 55 हमारा प्रश्न का क्या कहना है कि वरुणा, पूसा, वोल्ड और पीताम्बरी किस फसल की प्रजाति है। ठीक है, तो ये सरसों की प्रजाति है। वरुणा, पूसा, वोल्ड और पीताम्बरी ये किस फसल की प्रजाति है, तो ये है आपका सरसों फसल की प्रजाति। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से अंग का निर्माण पेशी उत्तकों से होता है। तो मैं आपको बता दूं कि पेशी उत्तकों से हमारे शरीर के लगभग 40% अंग निर्माण होते हैं। पेशी यानी मांसपेशी यदि बात करें तो हमारे शरीर में पेशियों की संख्या 639, इस प्रकार से याद रखेंगे, 639 यानी 639 होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं, 639। और यदि पूछा जाएगा कि हड्डियों की संख्या कितनी है, बोन्स की संख्या कितनी है, तो कितना कहेंगे, 206। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि पेशी, यहाँ पर प्रश्न क्या है, तो प्रश्न पूछा गया है कि कौन से अंग का निर्माण पेशी उत्तकों से होता है। तो हृदय, फेफड़ा, अमाशय, आंत, गुर्दा ये सभी अंग जो है पेशी उत्तकों से मिलकर बना होता है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा विकल्प डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। पेशीय उत्तक जो है ये मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, आरेखित पेशी उत्तक, रेखित पेशी उत्तक और हृदय पेशी उत्तक। 3 प्रकार के पेशी उत्तक होती है। यदि हृदय की बात करें तो आप लोगों को पता होगा कि मानव हृदय 4 कोष्ठक से मिलकर बना होता है और यह शरीर में ब्लड को पंपिंग के लिए जिम्मेवार होता है। फेफड़ा, आप लोगों को पता होगा कि फेफड़ा जो है कि गैसीय पदार्थ के खास करके ऑक्सीजन शरीर को उपलब्ध कराने और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर करने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके लिए जलवाष्प का भी उत्सर्जन करता है। जैसे लहसुन, प्याज और कुछ मसाले जिनके वाष्पशील घटक होते हैं उसका भी उत्सर्जन कहाँ से होता है, फेफड़े से ही होता है। आइए उसके बाद अमाशय, तो आप लोग जानते ही हैं कि अमाशय में 1-2 बात जानने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अमाशय की भीतरी दीवार पर जठर ग्रंथि मौजूद होते हैं और इस जठर ग्रंथि से HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्रावित होता है। इसके अलावे रेनिन नामक एक एंजाइम का भी स्राव होता है और यह रेनिन दूध के पाचन में सहायक होता है। उसके बाद अगला प्रश्न है 57 नंबर, प्याज के छिलके उतारने पर होना चाहिए, यहाँ पर टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है। तो सल्फेनिक अम्ल जो है, बी नंबर विकल्प सही है, सल्फेनिक अम्ल निष्कासित करता है और इसी सल्फेनिक अम्ल में झांस रहता है जिसके कारण से आंख उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता है और आंख से क्या होता है कि आंसू निकलने लगता है। तो विकल्प ए में सल्फोनिक है, इसको नहीं सल्फेनिक, या ध्यान रखेंगे मैंने जानबूझकर रखा क्योंकि विकल्प में सल्फोनिक भी रहता है। थोड़ा मिस्टेक करेंगे उत्तर गलत हो जाएगा और एक एक प्रश्न सही होना बहुत जरूरी हो, क्योंकि एक प्रश्न यदि आपका गलत हो जाता है तो आप कई स्टूडेंट से पीछे हो जाते हैं। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पर। ताप बढ़ने पर किसी अर्धचालक की प्रतिरोधकता, अर्धचालक की प्रतिरोधकता कहेगा तो ताप बढ़ने पर बढ़ेगा, लेकिन यही पूछ देता चालक अर्ध नहीं लगा रहता तो कहेंगे ताप बढ़ने पर चालक की प्रतिरोधकता घटती है, लेकिन अर्धचालक की प्रतिरोधकता बढ़ती है। इस बात को विशेष रूप से आप ध्यान में रखेंगे। चालक का प्रतिरोध उसके ताप पर निर्भर करता है, चालक का प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, लेकिन अर्धचालक जो है कि उसका प्रतिरोध ताप पर निर्भर नहीं करता है। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 59 पर। निम्न में से किस विधि द्वारा रक्त का शोधन या साधन नहीं शोधन किया जाता है। तो अपोहन विधि द्वारा जो है कि रक्त का शोधन किया जाता है। इसी अपोहन विधि को अंग्रेजी में डायलिसिस कहते हैं। अपोहन विधि को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, डायलिसिस बोलेंगे। जब व्यक्ति का गुर्दा यानी किडनी खराब हो जाता है तो यह विधि यानी डायलिसिस या अपोहन विधि जो है प्रयोग में लाया जाता है। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 60 पर।
60 नंबर प्रश्न क्या कहता है, हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक न्यूट्रॉन विहीन होता है। तो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, आप लोग जानते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। प्रोटियम को P संकेत से सूचित करते हैं, ड्यूटेरियम को D संकेत से और ट्रिटियम को T संकेत से सूचित करते हैं। प्रत्येक के पास एक एक प्रोटॉन होता ही होता है, परंतु उसके पास न्यूट्रॉन सबके पास बराबर नहीं होता है। तो प्रोटियम की यदि बात करें तो प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होता है। विकल्प ए यहाँ पर आपको सही होता दिखाई दे रहा है। तो प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ड्यूटेरियम के पास 1 और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ड्यूटेरियम के पास कितना, 1 न्यूट्रॉन और ट्रिटियम के पास 2 न्यूट्रॉन, जबकि प्रोटियम के पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है, ये याद रखेंगे। क्योंकि यहाँ पर न्यूट्रॉन विहीन पूछ दिया, आपको पूछा जा सकता है कि किसमें 1 न्यूट्रॉन होता है, तो ड्यूटेरियम जवाब हो जाएगा। यदि पूछेगा किसमें 2 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, तो ट्रिटियम आपका सही उत्तर हो जाएगा। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 पर। 61 का कहना है कि चींटियां काटती है तो अंतःक्षेपित करती है। यानी मूल रूप से पूछने का मतलब है, प्रश्न जैसे भी रहे, अंतःक्षेपित करे कुछ भी करे, मूल रूप से पूछने का प्रश्न है कि चींटी में पाया जाता है कौन सा अम्ल। तो चींटी में जैसा कि आप लोग जानते हैं फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और यहाँ विकल्प में फॉर्मिक अम्ल नामक कोई ऑप्शन नहीं है, अतः आपका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल जो है ये पाया जाता है संतरा में। एसिटिक एसिड किस में पाया जाएगा, संतरा में। मेथनॉल किस में आएगा, तो मेथनॉल का उपयोग जो है प्लास्टिक, पेंट और सौंदर्य प्रसाधन, ईंधन वगैरह सबके बनाने में उपयोग होता है मेथनॉल। तो ये अलग ही चीज़ हो गया मेथनॉल। इसका उपयोग फिर से मैं बता दूं कि मेथनॉल का उपयोग प्लास्टिक, पेंट, सौंदर्य प्रसाधन इत्यादि सबके बनाने में काम आता है। अब टर्टारिक एसिड की यदि बात करें तो इमली में क्या पाया जाता है, टर्टारिक एसिड। और भी 1-2 एसिड की बात करें तो मैलिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये सेब में पाया जाता है मैलिक एसिड। आइए उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 62 पर। 62 कहता है कि खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होता है। तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में जो प्रयुक्त होता है वह बेंजोइक अम्ल प्रयुक्त होता है। मैं यहाँ जानकारी के लिए बता दूं कि बेंजोइक अम्ल जो है यह सोडियम बेंजोएट एक व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाने वाले परिरक्षक है, और यह सोडियम बेंजोएट एक रंगहीन क्रिस्टलीय पाउडर है। इस सोडियम बेंजोएट के बनने में बेंजोइक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बना होता है। यानी सोडियम बेंजोएट कैसे बनेगा, बेंजोइक अम्ल से और सोडियम हाइड्रोक्साइड से। इसके बावजूद भी यदि सीधे बेंजोइक अम्ल की बात करें तो यह स्वतंत्र रूप से नहीं, अकेले भी खाद्य परिरक्षण में मतलब पूरा उपयोग होता है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पर। संगम काल के प्राथमिक देवता कौन थे, तो संगम काल का शुरुआत में जो देवता थे वो कौन थे, संगम काल में मुरुगन जो है यह प्राथमिक देवता थे। याद रखिएगा संगम काल के प्राथमिक देवता मुरुगन थे। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57 है। 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई किसने कहा था, तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई जो है बीडी सावरकर ने कहा था, बीडी सावरकर ने। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर ने। 65 नंबर प्रश्न है, सोना तत्व का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 79 जो है 79 सोना तत्व की परमाणु संख्या होता है। और यदि सिल्वर की बात करें, चांदी की बात करें तो ये होता है 47, और टीन की बात करें तो ये होता है 50। SN संकेत होता है आपके टीन का, और AU संकेत होता है सोना का, और AG संकेत होता है चांदी का। ठीक है, आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पर। सोरा यानी साल्ट पीटर का दूसरा नाम क्या है, सोरा का दूसरा नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। या सोरा का यदि पूछ देगा कि रासायनिक नाम क्या है, तो पोटेशियम नाइट्रेट है। व्यापारिक नाम क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट का व्यापारिक नाम सोरा है, साल्ट पीटर है। तो यहाँ ध्यान रखेंगे सोरा का दूसरा नाम जो है पोटेशियम नाइट्रेट है। आइए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। एक भू स्थिर उपग्रह का जो परिभ्रमण काल होता है वह 24 घंटा होता है। इसी कारण से
चंद्रमा का सदैव हमें एक ही भाग दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 68 कहता है किस राज्य ने राज्य की सड़कों को गड्ढे से मुक्त करने के लिए पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया है। पैच रिपोर्टिंग ऐप किस बात के लिए? तो सड़कों के गड्ढे को भरने के लिए, गड्ढों से मुक्त करने के लिए। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि पैच रिपोर्टिंग ऐप जो ऐप है इसका संबंध किससे है? तो सड़कों के गड्ढे को भरने से या मुक्त करने से है। और यह किस राज्य ने यदि पूछा जाएगा कि लॉन्च किया है, इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। इस प्रकार का इसलिए प्रश्न पूछ दिया जाता है कि आपको ध्यान में रहे कि बिहार सरकार कौन सा किया और अन्य सरकार में क्या चल रहा है, इस बात की जानकारी के लिए। और ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था। अब आइए चलते हैं सेकेंड लास्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 69 पर। हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? हाल ही में किस राज्य ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प ए, मणिपुर। मणिपुर ने स्कूल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। और आइए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? करंट अफेयर्स का प्रश्न है, भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो हीरालाल सामरिया जो है, श्री हीरालाल सामरिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त है। तो ये था हमारा आज का 40 के 40 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट है आपके सभी परीक्षाओं के लिए, लेकिन स्पेशली मैंने तैयार किया है 17th बीपीएससी और बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए। तो इसी प्रकार से इम्पोर्टेंट प्रश्न के संग्रह यदि आप देखना, पढ़ना, जानना, सीखना चाहते हैं तो बने रहिए शाही पाठशाला के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।